इस दुनिया में हर बुरी चीज से लड़ने के लिए एक अच्छी चीज जरूर मौजूद है। जहां एक तरफ अंधेरा है तो दूसरी तरफ रोशनी भी जरूर है। जहां एक तरफ आतंकवादी हैं वहां दूसरी तरफ समाज सेवक भी हैं। जहां अकबर भी है तो उसे रोकने के लिए महाराणा प्रताप भी है। और जहां पर जोकर जैसा साइकोपैथ है तो बैटमैन जैसा रक्षक भी है। देखा जाए तो हर बुरी चीज को रोकने के लिए इस दुनिया में अच्छी चीज है। तो आज इस वीडियो में हम उसी बैटमैन की बात करेंगे जो कि अंधेरे में रहकर उजाले के लिए लड़ता है। और जिससे पहले कि हम इस गेम की स्टोरी वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता देता हूँ। इस गेम के जो हैं 4 पार्ट आए थे, जिनमें से पहला था बैटमैन आर्खम असाइलम, बैटमैन आर्खम सिटी, बैटमैन आर्खम ओरिजिन्स एंड बैटमैन आर्खम नाइट। लेकिन स्टोरी इस क्रम में नहीं है इस गेम की। सबसे पहले जो स्टोरी आती है वो आती है बैटमैन आर्खम ओरिजिन्स की, फिर बैटमैन आर्खम असाइलम, बैटमैन आर्खम सिटी एंड देन बैटमैन आर्खम नाइट। तो जिस हिसाब से स्टोरी जो है आई है गेम्स में उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं तुम्हारे लिए स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ बैटमैन आर्खम ओरिजिन्स की स्टोरी, जिस गेम में बैटमैन अभी अपने शुरुआती फेज में है। जैसे बैटमैन बने अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसे नियरली 2 से 3 साल ही हुए हैं। अभी वो नया बैटमैन है, उसे अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। उसे अभी तक जोकर के बारे में भी नहीं मालूम है। इस गेम में पहली बार वो जोकर से मिलेगा इस यूनिवर्स में। तो आखिर कैसी होगी ये पहली मुलाकात, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में बैटमैन को पता लगता है कि जो शहर की जेल है उसमें एक ब्लैक मास्क नाम का बंदा घुस गया है, जो कि उस जेल में से कुछ लोगों को भगा करके निकाल के ले जा रहा है। तो बैटमैन उसे रोकने के लिए उस जेल में पहुंचता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो ब्लैक मास्क है उसने काफी सारे क्रिमिनल्स को वहां से छुड़ा लिया है और वहां से निकलने ही वाला है। बैटमैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हीं सारे लोगों में से एक अजीब सा दिखने वाला बंदा सामने आता है, जिसका नाम होता है किलर क्रॉक, जो कि आधा इंसान और आधा मगरमच्छ होता है। वो बैटमैन को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि ब्लैक मास्क को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन बैटमैन किलर क्रॉक को उस जगह हरा देता है। और उससे जब वो पूछताछ करता है तो उसे पता लगता है कि ब्लैक मास्क ने $50 मिलियन का जो इनाम है वो बैटमैन के सर पे रखा है, कि जो कोई भी बंदा बैटमैन को उसके पास लेके जाएगा उसे $50 मिलियन मिलेंगे। और इसके लिए उसने इस शहर के सबसे खतरनाक असैसिन्स को जो है हायर किया है। बैटमैन को इतनी ही जानकारी मिल पाती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। और क्योंकि इस गेम में अभी बैटमैन को बैटमैन बने हुए, यानी ब्रूस वेन को बैटमैन बने हुए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो पुलिस भी अभी उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से अभी तक उसकी मुलाकात ठीक से जिम गॉर्डन से हुई भी नहीं है, जो कि उसे पुलिस की नजरों में अच्छा साबित करता है। तो अभी तक जिम गॉर्डन भी जो है बैटमैन को क्रिमिनल ही समझ रहा है, जिस वजह से बैटमैन को वहां से भागना पड़ जाता है। बैटमैन के वहां से निकलने के बाद जो पुलिस है वो किलर क्रॉक को वापस जेल में डाल देती है। और तब हमें पता लगता है उन 8 असैसिन्स के बारे में, जो कि होते हैं किलर क्रॉक, His name is Killer Croc. He's already behind bars. डेथस्ट्रोक, Slade Wilson, Deathstroke, former military, subject of a failed medical experiment. फायरफ्लाई, Garfield Lins, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. कॉपरहेड, Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget not. What the? डेडशॉट, Floyd Lawton, aka Deadshot. Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. इलेक्ट्रोक्यूशनर, Street tough named Lester Baczynski.
Calls himself Electrocutioner. शिवा, Shiva. Her skill is unmatched. एंड बेन। Bane, here in Gotham. ब्लैक मास्क की खोज करते करते बैटमैन को एक क्रिमिनल के बारे में पता लगता है जो कि एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है जिसका नाम होता है पेंगुइन। अब पेंगुइन जो है एक शिप पर होता है और उस शिप पर पहुंचने पर बैटमैन को जो है एक पहले असैसिन से लड़ना पड़ जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोक्यूशनर। लेकिन वो फाइट बिल्कुल भी ज्यादा लंबी नहीं चलती है और बैटमैन उसे एक लात में वहीं के वहीं ढेर कर देता है। To show me where the Penguin is. इलेक्ट्रोक्यूशनर से निपटने के बाद बैटमैन पेंगुइन तक पहुंचता है। पेंगुइन को मार पीट करके उसके मुंह से निकलवाना चाहता है कि आखिर ब्लैक मास्क इस वक्त है कहाँ, लेकिन पेंगुइन बोलता है कि ब्लैक मास्क मारा जा चुका है। इतनी ही जानकारी बैटमैन को मिल पाती, लेकिन तभी Hold on a bloody minute! I seen your act! I ain't done nothing you not done! Supposed to be his same house. Oh, black man, he's got problems of his own, I'd say. Someone broke in there. पीछे से डेथ स्ट्रोक आ जाता है जिससे कि बैटमैन को लड़ना पड़ता है। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद बैटमैन डेथ स्ट्रोक को वहां पे हरा देता है। It's over, Slade. What are you? डेथ स्ट्रोक से निपटने के बाद बैटमैन उस जगह पर जाता है जहां पर कि पेंगुइन ने बताया था कि ब्लैक मास्क का मर्डर हुआ था। उस जगह पर पहुंचने के बाद बैटमैन को पता लगता है कि वहां पर ब्लैक मास्क का और उसकी गर्लफ्रेंड का दोनों का जो है मर्डर हुआ था और इस वक्त पुलिस को लगता है कि उन दोनों का मर्डर जो है पेंगुइन ने किया था। लेकिन बैटमैन जब थोड़ी सी और छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि ये मर्डर जो है पेंगुइन ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है और मरने वाला भी ब्लैक मास्क नहीं था, क्योंकि ये जो क्राइम सीन था ये कम से कम 2 से 3 दिन पुराना था और बैटमैन ने जो ब्लैक मास्क था उसे एक शाम पहले ही देखा था। तो इस हिसाब से ब्लैक मास्क उस जगह मरने वाला नहीं था बल्कि कोई और ही था। ये जानकारी मिलने के बाद बैटमैन थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस के क्रिमिनल डाटाबेस को हैक करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसे बारबरा गॉर्डन मिलती है जो कि पुलिस कमिश्नर जिम गॉर्डन की बेटी है। वहां पर वो बारबरा गॉर्डन से कोई ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन उस क्रिमिनल डाटाबेस में से बैटमैन को एक जानकारी मिल जाती है कि इस मर्डर के पीछे या ब्लैक मास्क को किडनैप करने के पीछे एक जोकर नाम के बंदे का हाथ है। अब क्योंकि ब्लैक मास्क एक बिलियनियर था तो जोकर को उसका पैसा चाहिए था, इसलिए वो उसको किडनैप कर लेता है और उसकी मदद से ब्लैक मास्क का पैसा हथियाता है। इस जानकारी के मिलने के बाद बैटमैन आगे बढ़ता है और ब्लैक मास्क का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बैटमैन को पता लगता है कि वो जैसे ब्लैक मास्क समझ करके उसका पीछा कर रहा था वो ब्लैक मास्क था ही नहीं बल्कि वो जोकर था जो कि ब्लैक मास्क की आइडेंटिटी का अभी तक फायदा उठा रहा था। और यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ पर ब्लैक मास्क हमें गेम के शुरुआत से कहीं पे दिखा ही नहीं था। हमने हर जगह जोकर को ही देखा था जिसने ब्लैक मास्क का जो मास्क था वो पहन रखा था। उसी ने बैटमैन के सर पे $50 मिलियन का इनाम रखा था। उसी ने गेम की शुरुआत में उन सभी क्रिमिनल्स को वहां से छुड़ाया था। बैटमैन यहाँ पर जोकर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां वो एक औरत को बचाने के चक्कर में जोकर को जाने देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो औरत वहां पर बच नहीं पाती और जोकर इस चीज का फायदा उठा करके वहां से भाग जाता है। इस सब के बाद बैटमैन फिर से जोकर की लोकेशन का पता लगाता है और वहां पर जोकर के साथ साथ वो सारे असैसियंस भी थे
जो कि बैटमैन को मारने के लिए हायर किए गए थे। जोकर के एक ऑर्डर पे वो सारे असैसिन्स बैटमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बेन वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन जोकर को ढूंढते हुए जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। क्योंकि बेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, तो एल्फ्रेड को यहाँ पर बैटमैन की चिंता हो रही थी, जिस वजह से वो पुलिस को खबर कर देता है और वहां पर पुलिस आ जाती है। लेकिन इस हंगामे का फायदा उठा करके बेन वहां से भाग निकलता है, लेकिन बैटमैन उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है जिससे कि वो उसे बाद में ट्रैक कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बेन है वो एक रॉकेट लॉन्चर से उस बिल्डिंग पर हमला कर देता है, जिससे कि जोकर वहां से उड़ करके नीचे गिरने लगता है। लेकिन बैटमैन क्योंकि किसी को मारता नहीं है, ना ही किसी को मरने देता है, इस वजह से बैटमैन खुद की जान को भी खतरे में डाल करके वहां जोकर की जान को बचा लेता है। लेकिन ये देखने के बाद जोकर सोचता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ही बचाओगे, और इस जगह जोकर बैटमैन को अच्छे से समझ जाता है कि बैटमैन कभी भी किसी की जान नहीं लेगा, चाहे जो हो जाए। और अभी जोकर को खेलने के लिए एक नया खिलौना मिल चुका था जो कि बहुत ही अच्छा था उसके लिए, और इसी पॉइंट से अब बैटमैन के साथ जोकर खेलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि जोकर को वहां पर पकड़ के ले जाती है और बैटमैन वहां से फरार हो जाता है। अब क्योंकि जोकर एक खिसका हुआ प्राणी है, तो अभी उसे जेल में ना भेज करके एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां पर उसकी जो डॉक्टर है वो है हार्लीन क्विन, जो कि जोकर की ही एक टीममेट है, उसके बुरे कारनामों में उसका साथ देती है। लेकिन जब ये सब हो रहा था इसके बीच में, क्योंकि बैटमैन ने जो बेन के ऊपर ट्रैकर लगाया था वो काम कर रहा था, उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करके बैटमैन जो है बेन के अड्डे तक पहुंचता है, जहां पर उसे पता लग जाता है कि बेन को असलियत मालूम है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। उसे बैटमैन की असली आइडेंटिटी पता थी, इसलिए बैटमैन उसके बेस को वहीं पे तबाह करके अभी बेन के पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि बैटमैन को पता था कि ये जानकारी मिलने के बाद बेन सीधा ही उसके घर पे पहुंचेगा उस पर हमला करने के लिए, इसलिए बैटमैन भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब बैटमैन घर पहुंचता है तो उसकी जो बैट केव है उस पे सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है, और वहां पर एल्फ्रेड भी मरा हुआ पड़ा होता है। लेकिन एल्फ्रेड यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मरा होता है, उसे बस जरूरत होती है एक थोड़े से झटके की। बैटमैन वहां पर पहुंच करके उन इलेक्ट्रोक्यूशनर के उन्हीं ग्लव्स का इस्तेमाल करता है जो कि बिजली का झटका देने के काम में आते हैं, और उन्हीं ग्लव्स का इस्तेमाल करके वो एल्फ्रेड को फिर से जिंदा कर देता है। अब बैटमैन जैसे ही एल्फ्रेड को बचा लेता है तभी उसे खबर मिलती है कि जो ब्लैक गेट प्रिजन है, जो जेल है, वहां पर जब जोकर को भेजा जाता तो वो उस जेल पर कब्जा कर लेता है और वहां के सभी कैदियों को आजाद कर देता है। और बैटमैन ये खबर पाते ही उस ब्लैक गेट प्रिजन पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर क्योंकि अभी जोकर को पता लग चुका था कि बैटमैन किसी को भी जान से नहीं मारेगा, ना ही मरने देगा, इसलिए वो बैटमैन के जो उसूल हैं उन्हें तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है। बैटमैन का नो किलिंग रूल तोड़ने के लिए जोकर यहाँ पर क्या खेल खेलता है कि वो खुद एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठ जाता है जो कि चार्ज होती है बेन की हार्ट बीट से। तो यहाँ पर कैच ये था कि जितनी देर अभी बेन जिंदा रहा तो उसकी जो हार्ट बीट चलेगी, उस हार्ट बीट से वो इलेक्ट्रिक चेयर जो है और ज़्यादा चार्ज होगी, और अगर वो अपने फुल चार्ज पे पहुंची तो वहाँ पे जोकर मारा जाएगा, और अगर वो जोकर को बचाने की कोशिश करेगा तो उसे बेन को मारना होगा जिससे कि उसकी हार्ट बीट रुके और इलेक्ट्रिक चेयर जो है चार्ज ना हो। और अगर बैटमैन इन दोनों को ही बचाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बेन जो है बैटमैन को मार देगा। तो यहाँ पर किसी ना किसी की जान जाना तय था। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैटमैन को लोग यूं ही बैटमैन नहीं कहते हैं, वो वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव है, वो वर्ल्ड के बेस्ट दिमागों में से एक है, इसलिए बैटमैन वहां पर अपने इलेक्ट्रिक ग्लव्स का इस्तेमाल करके बेन की धड़कनों को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, जिससे कि जोकर को अभी लगता है कि यहाँ पर जो है उसने बेन को मार दिया और उसने बैटमैन का नो किलिंग रूल जो है तोड़वा दिया, इसलिए वो उस चेयर पर से उठ जाता है। और अब इस जगह बेन को इस तरह पड़ा हुआ देख करके जोकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी बैटमैन गॉर्डन से कहता है कि हमें बेन को फिर से जिंदा करना होगा, उसे रिवाइव करना होगा। और ये सुनते ही गॉर्डन जो है समझ जाता है कि बैटमैन कोई बुरा बंदा नहीं है, वो भी उसूलों से चलने वाला आदमी है। बैटमैन वहां पर बेन को जो है वापस से एक झटका दे करके फिर से रिवाइव कर लेता है, लेकिन होश में आते ही बेन
अपने शरीर में एक लिक्विड इंजेक्ट कर लेता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर से काबू भी खो देता है और अपनी याददाश्त भी खो देता है। अब अपनी याददाश्त खोने की वजह से अब बेन किसी को नहीं बता पाएगा कि ब्रूस वेन ही एक्चुअल में बैटमैन है। तो अब क्योंकि यहाँ पर बेन केवल एक मोटा तगड़ा सांड बन चुका था, तो बैटमैन यहाँ पर बेन को हराने की कोशिश करता है और काफ़ी ही मशक्कत के बाद आखिरकार वो बेन को वहाँ पे हरा देता है। Master Bruce, are you all right? बेन को हराने के बाद वो जोकर के पास पहुंचता है। जोकर ये जान करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसने फाइनली बैटमैन का जो है उसूल तोड़वा दिया है कि वो किसी को नहीं मारेगा। लेकिन बैटमैन जब जाकर के उसे सारी सच्चाई बताता है कि बेन जिंदा है, तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, यहाँ पर किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये सुनने के बाद जोकर का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अब उसका दिमाग खराब होने से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैटमैन से हैंड टू हैंड फाइट में तो डेथ स्ट्रोक तक नहीं जीत सकता। तो जोकर तो किस खेत की मूली है। बैटमैन वहां अच्छे से जोकर की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे मतलब लहजे से जोकर की वहां साफ सफाइयत कर देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और गेम की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मैं जानता हूँ यार, देखो इस गेम की स्टोरी इतनी भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। स्टोरी के मामले में ये गेम बहुत ही पीछे रह जाता है, लेकिन जब तुम इस पूरी सीरीज को खेलोगे, बैटमैन आर्कम सीरीज को, तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा लाजवाब गेम है। गेम प्ले वाइज, स्टोरी के हिसाब से बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स जो गेम है ये सबसे कमज़ोर गेम है इस सीरीज़ का। लेकिन आर्कम असाइलम और आर्कम सिटी और आर्कम नाइट, ये तीनों ही गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनकी स्टोरीज ही आएंगी, लेकिन क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन स्टोरीज को लेकर चलूंगा जिससे कि तुम्हें समझने में दिक्कत आए, इसलिए मैं सबसे पहले बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स की स्टोरी लेकर के आया हूँ। सो यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ किसी और गेम के रोस्ट स्टोरी वीडियो या किसी अलग ही टाइप के टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। टाटा। We were coming to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on, even if we fall, we will rise up and win for the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne.